नमस्कार। आज तारीख है 21 मई 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा की तरह पहले मैं आज के चारों महत्वपूर्ण विषयों का एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। पहला हम बात करेंगे यूएपीए यानी यूएपीए के तहत जमानत के नियमों की और सुप्रीम कोर्ट के हालिया सैयद इफ्तिकार अंद्राबी फैसले की। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा है। दूसरा टॉपिक होगा भारत में न्याय प्रणाली के बजट का विश्लेषण, मतलब हम अपना पैसा आखिर खर्च कहाँ कर रहे हैं। तीसरा, न्यायाधीशों द्वारा कोर्ट रूम में की जाने वाली मौखिक टिप्पणियों की क्या सीमाएं होनी चाहिए। और अंत में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हम समझेंगे ड्रोन तकनीक और युद्ध के मैदान की असली सच्चाई को। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बड़ा कोई अधिकार नहीं है ना? बिल्कुल, वो तो सबसे मूल अधिकार है। लेकिन जब हम यूएपीए के सेक्शन 43D5 को देखते हैं तो वो एक ऐसी मजबूत दीवार की तरह लगता है जिसे पार करना मतलब लगभग नामुमकिन है। अगर अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया केस साबित कर दिया तो जमानत तो भूल ही जाइए। हाँ, आम कानूनों में होता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, पर यहाँ मामला एकदम उल्टा हो जाता है। वही तो मेरा सवाल यह है कि लगभग 5 साल 9 महीने तक बिना ट्रायल के जेल में रहे सैयद इफ्तिकार अंद्राबी के केस में 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसने इस अभेद्य दीवार में एक रास्ता बना दिया है? इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने के नजीब वाले फैसले को दोबारा मजबूती से खड़ा कर दिया। अच्छा, वो 2021 वाला फैसला? हाँ, वही। वो 3 जजों की बेंच का फैसला था। उसमें साफ कहा गया था कि अगर ट्रायल यथोचित समय में पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है तो सेक्शन 43D5 की जो कठोरता है ना, वो पिघल जाएगी। मतलब कानून चाहे जितना सख्त हो, वो तेजी से मुकदमा चलने के अधिकार को कुचल नहीं सकता। एकदम सही समझे आप। समय के साथ वो सख्ती कम हो जानी चाहिए। पर एक सेकंड में यहाँ आपसे असहमत हूँ। अगर नजीब केस का नियम 2021 से लागू था तो दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश वाले गुलफिशा फातिमा केस का क्या? हम वो काफी जटिल मामला है। मतलब वहां तो उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग 5 साल से जेल में हैं, फिर भी उन्हें जमानत नहीं मिली। तो क्या अलग अलग जज एक ही कानून को अलग अलग तरीके से लागू कर रहे हैं? देखिए, निष्पक्ष होकर अगर हम सिर्फ कानूनी तथ्यों पर बात करें तो अंद्राबी फैसले में बेंच ने बहुत स्पष्ट कहा है कि गुलफिशा फातिमा केस में जजों ने नजीब रूलिंग को बहुत ही संकीर्ण रूप से यानी बहुत नैरोली पढ़ा था। अच्छा, तो वो न्यायिक तौर पर गलत था? हाँ, क्योंकि कानून का सीधा सा नियम है कि 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच के फैसले को छोटा या सीमित नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन इसके ठीक बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू का एक बयान आया था। हाँ, वो निर्दोष होने की धारणा वाला। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि यूएपीए में निर्दोष होने की धारणा पीछे छूट जाती है। ये तो बहुत डराने वाली बात है। देखिए, उनका बयान कानून की लाइन बाय लाइन रीडिंग पर आधारित है, क्योंकि 43D5 में सारा बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। लेकिन अंद्राबी फैसला इसी सोच के विपरीत संवैधानिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। मतलब संविधान हमेशा कानून से ऊपर रहेगा। बिल्कुल। अब देखिए, ये ट्रायल 5-5, 10-10 साल क्यों खींचते हैं? इसका सीधा संबंध हमारी व्यवस्था के बुनियादी ढांचे से है। और यही कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सीधा हमारे दूसरे विषय से जुड़ता है, भारत का न्याय बजट। बिल्कुल, बजट के बिना तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। तो अगर हम 2026-27 के केंद्रीय बजट को देखें तो न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए कोई लक्षित फंड ही नहीं है। ये तो चौंकाने वाला है। हाँ, और डेटा देखिए, 2024-25 में 11 उच्च जीडीपी वाले राज्यों ने, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, इन्होंने न्याय पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2 लाख करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम लग रही है सुनने में। हाँ, पर ये उनके राज्य बजट का सिर्फ 4.6% है। और अगर हम यूरोप से तुलना करें तो वो अपनी जीडीपी का 0.31% न्याय पर खर्च करते हैं, जो बहुत ज्यादा है। तो मेरा सवाल ये है कि बजट तो है, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो अगर हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आंकड़ों का पोस्टमार्टम करें तो सच्चाई सामने आ जाती है। ये जो इतना बड़ा फंड है ना, इसका 80% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पुलिसिंग पे जाता है। मतलब पुलिस विभाग को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ, प्रति व्यक्ति करीब 1616 रुपए। लेकिन क्या ये पैसा नई तकनीक और फोरेंसिक में लग रहा है? बिल्कुल नहीं। यही तो समस्या है। ये मुख्य रूप से सिर्फ सैलरी देने में खर्च हो जाता है। अगर हम पुलिस ट्रेनिंग की बात करें तो पूरे बजट का सिर्फ 1.5% वहां जाता है। बाप रे, सिर्फ 1.5% ट्रेनिंग पर? और उससे भी बुरी हालत फोरेंसिक की है। केवल 1% खर्च होता है फोरेंसिक पर? अरे, फोरेंसिक के बिना तो केस कैसे ही सुलझेगा? तभी तो ट्रायल सालों साल चलते रहते हैं। एकदम। और ये तो सिर्फ पुलिस की बात हुई। अदालतों का हाल सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। वो भी बता दीजिए। हमारे यहाँ 3300 से ज्यादा जिला अदालतें हैं जो हाई कोर्ट्स के मुकाबले 7 गुना ज्यादा केस संभालती हैं। सारा जमीनी काम तो वही होता है। फिर भी जुडिशरी को राज्य के कुल बजट का 1% से भी कम हिस्सा मिलता है। 1987 में विधि आयोग ने कहा था कि प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जज होने चाहिए। और आज कितने? आज केवल 15 जज हैं। मतलब जजों पर मुकदमों का पहाड़ टूट रहा है। तभी तो जेलों में क्षमता से 137% अधिक कैदी भरे हुए हैं। हाँ, और जेलों का बजट कितना है पता है? कुल बजट का सिर्फ 0.14%। ये तो ना के बराबर है।
और कानूनी सहायता यानी लीगल एड का क्या हाल है? लीगल एड को सबसे कम मिलता है, प्रति व्यक्ति सिर्फ 9 रुपए, और राज्य मानवाधिकार आयोगों को तो प्रति व्यक्ति केवल 80 पैसे मिलते हैं। हे भगवान! तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा ये जो पूरा ढांचा है, ये न्याय या सुधार को प्राथमिकता नहीं दे रहा। ये सिर्फ प्रवर्तन और निगरानी में उलझा है। बिल्कुल, पुलिस केस और गिरफ्तारियां तो बहुत तेजी से कर लेती है, लेकिन अदालतें समाधान नहीं दे पाती। उठा रहे हो तो कोर्ट रूम के भीतर का माहौल कैसा होता होगा? जाहिर है, बहुत तनावपूर्ण। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे विषय पर, न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियां और उनकी संस्थागत सीमाएं। 15 मई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री वाले वकीलों को कॉकरोच और समाज के परजीवी कह दिया था। हाँ, वो टिप्पणी तुरंत न्यूज साइकिल में छा गई थी। तो हम हमेशा सुनते हैं कि जजों को अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए। तो सुनवाई के दौरान की गई ऐसी तीखी टिप्पणियों का आखिर क्या महत्व है? देखिए, हमें यहाँ बेंच से पूछे गए सवालों और आहत करने वाली भाषा के बीच एक बहुत स्पष्ट अंतर समझना होगा। मतलब सवाल पूछना ठीक है, पर बेइज्जती करना नहीं। बिल्कुल। अच्छी मौखिक टिप्पणियों के ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं, जैसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस। हाँ, वो नागरिक अधिकारों वाला बहुत मशहूर केस है। उसमें जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने वकीलों की दलीलों को परखने के लिए बहुत ही कड़े और आलोचनात्मक सवाल किए थे। इजरायली सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पर जब बात तीखी भाषा की आती है, तब क्या? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद अप्रैल 2021 में विजया भास्कर स्टैंडर्ड तय किया था। ये जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला था। अच्छा, ये वही मद्रास हाई कोर्ट वाला मामला है ना, जहां चुनाव आयोग पर हत्या के आरोप लगाने की बात कही गई थी? हाँ, बिल्कुल वही। और उससे भी पहले 1997 के रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज में साफ लिखा है कि जजों का आचरण संयमित होना चाहिए। बेंजामिन कार्डोजो ने 1921 में ही कह दिया था कि जजों को अनुशासित और पारंपरिक रहना चाहिए। लेकिन आज के दौर में तो कोर्ट की एक टिप्पणी मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वही तो मेरी मुख्य राय है। आज जब जस्टिस बी आर गवई मुफ्तखोरों को परजीवी कहते हैं या अमेरिकी जस्टिस एंटोनिन स्कालिया अश्वेतों पर नस्लीय टिप्पणी करते हैं, तो डैमेज तुरंत हो जाता है। और बाद में जो सफाई आती है, वो तो अक्सर बात को सिर्फ घुमाती है। बिल्कुल। सिर्फ एक अपवाद है अमेरिकी जस्टिस रूथ बैडर गिन्सबर्ग का। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए बहुत स्पष्ट और सीधी माफी मांगी थी। हाँ, पर वो तो एक दुर्लभ उदाहरण है। बाकी मामलों में तो घाव रिकॉर्ड पर रह जाता है और स्टैंडर्ड अनसुना कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? हमने आंतरिक न्याय व्यवस्था देख ली, संस्थागत सीमाएं देख ली। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं बाहरी सुरक्षा की। सामरिक सीमाओं की बात। जी, जिस तरह तकनीक ने कोर्टरूम की रिपोर्टिंग को बदला है, उसी तरह तकनीक ने युद्ध के मैदान को भी पूरी तरह से बदल दिया है। ये बात तो है। अगर हम 7 से 10 मई 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर को देखें, तो हमेशा लंबी दूरी की मिसाइलों की चर्चा होती थी। लेकिन इन छोटे छोटे कामिकेज ड्रोन्स ने जो तहलका मचाया है, क्या उसने वायु युद्ध को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है? देखिए, सैन्य रणनीतिकारों की नजर में ये एक क्रांतिकारी बदलाव नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये हवा के डोमेन में एक विकासवादी कदम है, मतलब इवोल्यूशनरी है। पर ऐसा क्यों? ड्रोन्स ने तो पूरा तरीका ही बदल दिया है ना। बात यह है कि ड्रोन्स बहुत निचले वायु क्षेत्र में उड़ते हैं, जिसे एयर लिटरल कहा जाता है। इसलिए उन्होंने हवाई युद्ध से ज्यादा जमीनी युद्ध यानी ग्राउंड कॉम्बैट को एक नया रूप दे दिया है। अच्छा, मतलब वो जमीन के करीब होने की वजह से थल सेना के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। बिल्कुल। आप यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का उदाहरण ले लीजिए। हाँ, उन्होंने तो रूस के अंदर बहुत गहराई में जाकर हमला किया था। एकदम। और इसी रणनीतिक बदलाव की वजह से अब देशों को सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक ठिकानों को 2400 घंटे 7 दिन सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ गई है। तो फिर इससे बचें कैसे? ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के एकीकृत नेटवर्क ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को काफी हद तक बेअसर कर दिया था। वो ठीक है, लेकिन भविष्य में जब ड्रोन स्वॉर्म्स यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स का झुंड हमला करेगा, तब क्या होगा? वही मैं सोच रही थी कि इतने सारे ड्रोन्स को मार गिराना तो बहुत महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। और इसीलिए इजराइल के आयरन बीम लेजर सिस्टम की इतनी चर्चा है। आयरन डोम नहीं, आयरन बीम। हाँ, आयरन डोम की एक मिसाइल करीब $40,000 की आती है, जबकि आयरन बीम का लेजर शॉट सिर्फ $2 से $3.5 प्रति शॉट में ड्रोन को गिरा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता है। हाँ, और इसी तर्ज पर यूरोप अपना ड्रोन वॉल बना रहा है और अमेरिका गोल्डन डोम पर काम कर रहा है। और भारत का क्या भविष्य है इसमें? भारत का 2035 तक का बहुत ही महत्वाकांक्षी सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या? बजट। बिल्कुल। इसके लिए भारत सरकार को भारी बजट आवंटन की आवश्यकता होगी। और ये बात हमें वापस हमारे आज के दूसरे विषय पर लाकर खड़ी कर देती है, हमारी बजट प्राथमिकताएं। क्या बात है, सारी कड़ियां आपस में जुड़ गईं। तो अगर मैं आज के पूरे एपिसोड, माफ कीजिएगा, इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो चाहे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो, न्याय प्रणाली का सही बजट हो, न्यायाधीशों की संयमित भाषा हो, या आसमान में उड़ते नए ड्रोन खतरे, हर जगह हमें एक संतुलन और सही प्राथमिकताओं की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। लेकिन खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। सोचिए, हम ड्रोन्स के युद्ध में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को जीवन और मृत्यु के फैसले लेने का अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं। जो कि एक मशीन है। हाँ, और दूसरी ओर हमारी अपनी न्याय व्यवस्था फंड की कमी से जूझ रही है और हमारे जज इंसानी भावनाओं में बहकर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या भविष्य में हम सीमाओं पर मशीनों के हाथ में न्याय सौंप देंगे? और क्या कोर्टरूम में भी हम एआई जजों की मांग करेंगे जो कोई मौखिक टिप्पणी ना करें? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।